नमस्कार, मैं अनिल दीक्षित। आज आप लोगों से बात करने का मन किया, बहुत टाइम हो गया। एक विचार दिमाग में बार बार घूम रहा था। अभी नारी सशक्तिकरण के बारे में, या ये कहें कि नारी समानता के बारे में, हमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, लेकिन एक अभिनेत्री हैं, उन्होंने एक अपना व्यूज दिए थे। वो अलग टाइप की स्वतंत्रता का मतलब समझती हैं कि नारी अगर कैसे हम बोलने में भी थोड़ा सा भद्दा सा लगता है, लेकिन कहना पड़ेगा कि अगर लड़कियों को भी लड़कों के समान शारीरिक संबंध बनाने का और उस टाइप का सुख प्राप्त करने का अगर समाज में बराबर से वो मिले अधिकार, तो उनकी नज़र में वो नारी समानता, नारी स्वतंत्रता, नारी सशक्तिकरण, इन सब का वो एक वो है, कहना चाहिए मानदंड कि भाई ये हमको चाहिए। अभी क्या हिंदुस्तान के बारे में अगर हम सोचें और अदर कंट्रीज के बारे में सोचें, या फिर जिस क्लास में वो रहती हैं उस क्लास के बारे में सोचें, तो हमें सही समझ में आता है कि उनकी जरूरत आज के टाइम, उनके पास सब कुछ है। अब उनको क्या चाहिए, इसके आगे स्वतंत्रता जो चाहिए वो वही स्वतंत्रता चाहिए। इसके बारे में अगर यूएस बात में चर्चा होती है तो वो भी हमको ठीक लगता है कि वहां पे जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सारी उनको उनमें बराबरी मिल चुकी है, तो अब वो इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन हम इंडिया में रहते हैं और आज से अगर 100 साल पहले की स्थिति देखें तो नारी ने जो अपना सफर तय किया है वो बहुत लंबा सफर है। जहां से जो स्थिति थी नारी समाज की यहाँ हिंदुस्तान में, बहुत पुराने जमाने की बात नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पूजा होती थी कि ये होता था, वो सब अलग बातें हमने देखी नहीं, आपने देखी नहीं। लेकिन जो देखा, जो सुना, जो पढ़ा, उसके हिसाब से समझ में आता है कि एक बहुत लंबा रास्ता तय किया। सबसे पहले जो एक बेसिक सवाल आता है कि नारी स्वतंत्रता, नारी सशक्तिकरण या नारी उत्थान, ये इसको कुछ लोग आंदोलन समझते हैं। ये आंदोलन से कभी कोई काम हुआ नहीं। अभी दो शब्द होते हैं, एक आंदोलन, एक अभियान। अभी एक स्वच्छता अभियान चला, आंदोलन नहीं हुआ, उसमें किसी ने चीख पुकार नहीं करी, धरने प्रदर्शन नहीं किए कि सफाई चाहिए, सफाई चाहिए, सफाई चाहिए। उससे कुछ होता नहीं है। एक अभियान जब हम चलाते हैं तो उसमें हम सब भागीदार होते हैं। अगर नारी स्वतंत्रता के बारे में, नारी उत्थान के बारे में बात सोची जाए, समझी जाए, तो नारी को अधिकार चाहिए किससे? किससे अधिकार चाहिए? नारी को अधिकार चाहिए सबसे पहले अपने माता पिता से। अभी अधिकार प्राप्त करने के लिए आप संघर्ष करेंगे, आप लड़ेंगे, आप झगड़ेंगे, आप विद्रोह करेंगे, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जहां पे आज भी इस देश में लड़कियों की भ्रूण हत्या हो जाती है, वो कैसे अपना उत्थान कर लेंगी भैया? इसके लिए एक अभियान चलाना पड़ेगा, वो भी विचारों का, विचार क्रांति लानी पड़ेगी। अगर लोगों के विचार इस तरफ मुड़ने लगे धीरे धीरे, जैसे बहुत कुछ काम हुआ है, लेकिन जो काम हुआ है उन पे भी अगर नजर दौड़ाएं, तो राम मोहन राय खड़े हुए थे, वो महिला तो थे नहीं, वो महिला नहीं थे, वो पुरुष थे। उनको ये जरूरत महसूस हुई, उनको लोगों ने, समाज ने, स्त्रियों के बिहेवियर ने इस स्थिति में सोचने के लिए बाध्य किया कि इस चीज की बहुत जरूरत है। तो उस पे उन्होंने फिर एक अभियान चलाया तो वो सक्सेस हुआ। आज वो काम समाज में नहीं हो रहे, सती प्रथा खत्म हो गई है। राजा राम मोहन राय ने उसके लिए अभियान चलाया और वो सक्सेसफुल रहा। तो आज भी अगर समाज का एक जो बहुत बड़ा वर्ग है, बराबर है, लगभग 50% संख्या है, वो गिरी पड़ी अवस्था में नहीं रहनी चाहिए। ये इसके लिए पुरुषों को भी ध्यान देना पड़ेगा और स्त्रियों को भी ध्यान देना पड़ेगा। अभी जो बेसिक चीजें हैं, जहां से हम बहुत आसानी से इस चीज में चेंज ला सकते हैं, वो क्या है?
तो सबसे पहली तो स्थिति ये होती है, कुछ चीजें तो समाज में, जैसे राम मोहन राय को समझ में आया कि सती प्रथा नहीं होनी चाहिए। वो केवल राम मोहन राय को समझ में नहीं आया था, वो बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा था, और उसी में एक आदमी ने थोड़े से एफर्ट डाले और काम हो गया। आज से 30-35 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी, उस टाइम पीरियड में दहेज जो था एक बहुत बड़ी समस्या था समाज में, बहुत बड़ी। लोग जो थे वो बेशर्मी से बोलते थे खुल के कि हमें इतने रुपए चाहिए, और अगर वो उनको मिल भी जाते थे, देने वाले भी थे, क्योंकि समाज का चलन था, एक समाज की संरचना थी कि भैया ये होना है, इसके बिना होना नहीं है काम, शादी करनी है, पैसे देने हैं, माँ बाप जिंदगी भर अपनी उसकी व्यवस्था करते थे और शादी करते थे। और अगर किसी भी व्यक्ति ने थोड़ा बहुत ऊंच नीच कर दी, नहीं कर पाया, जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी लड़के वालों की वो पूरी नहीं कर पाई, तो उसकी परिणति क्या होती थी? उसके बदले में उन लड़कियों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी। बहुत सारे केसेस में लड़कियां आत्महत्या कर लेती थी, और कुछ इतने भी बेशरम और जल्लाद किस्म के लोग थे जो उनको आग लगा देते थे, जहर दे देते थे, किसी न किसी तरीके से मार देते थे। और जिस घर में बेटी मर गई है किसी की, उसी घर में दूसरा एक आदमी फिर आता था और फिर शादी कर देता था। हमारे समाज को अगर हम देखें, हमारी बीवी एक है, लेकिन हमारी बेटियां 2 हो सकती हैं, हमारी बहनें 2 हो सकती हैं, हमारी भतीजियां 5 हो सकती हैं। हम अपनी पत्नी पर अत्याचार कर सकते हैं, ठीक है, हम उसका पालन पोषण कर रहे हैं, हम उसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, वो बेचारी कहीं जा नहीं सकती, मजबूर है, हम उसको मारे पीटे, चाहे कुछ भी करें। वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? रोएगी, पीटेगी, खड़ी हो जाएगी, तलाक ले लेगी। तलाक लेने से कोई समाधान थोड़ी हो गया। समाधान तो वो है कि समाज में उस टाइप का प्रचलन ही समाप्त हो जाए। तो इसके लिए थोड़ा सा अगर हम विचार करें कि एक व्यक्ति को हम प्रताड़ित कर सकते हैं, वो हमारी पत्नी है, लेकिन 5 तरफ से आप प्रताड़ित हो रहे हैं। अगर कहीं पर भी आपकी बहन पिट रही है, आपकी भतीजी पिट रही है, आपकी बेटी पिट रही है, तो आप ही पिट रहे हैं और उसकी पीड़ा आप झेल रहे हैं। इन सारी समस्याओं को हमारे समाज ने एड्रेस किया। ऐसा नहीं है कि सब लापरवाह हैं, स्त्रियों के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। पिछले 25-30 सालों में जब माता पिता ने यह सोचा कि हम अपनी बेटी की शादी करते हैं और इस तरीके का उसके साथ में व्यवहार किया जाता है, तो सबको पता है, सब जानते हैं कि इस प्रताड़ना से बचने का एक ही माध्यम है, वो है नारी आत्मनिर्भर बने। तो आज आप इस देखें, 30 साल के अंदर जो डिफरेंस आया, पहले नहीं था। पहले लड़कियां MBA किए हुए गिनती में कहीं एक आध मिला करती थी, BTech किए हुए बड़ी मुश्किल से कोई लड़की एक ढूंढे मिल जाए तो बहुत बड़ी बात थी। किसी भी प्रोफेशन में आप देखें तो लड़कियों की भागीदारी जो थी वो बहुत कम थी। बहुत कम क्यों थी? क्योंकि लड़कियों, भाई आपको रोजगार तो तब मिलेगा जब आपको एजुकेट किया जाएगा, और एजुकेशन कौन दिलवाएगा? एजुकेशन तो पिता दिलवाएगा। तो उसको जब ये एहसास हुआ कि हम अगर अपनी लड़की को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना दें, तो फिर जो है इस सारे अत्याचार जो लोग करते हैं उनकी मनोस्थिति में परिवर्तन आएगा। और भाई साहब, देखते ही देखते स्थिति ये आई कि आज लड़कियों का आर्थिक निर्भरता जो है वो 30 साल अभी भी है, बहुत कम, लेकिन आज भी अगर 30 साल पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में कंपेयर करें तो बहुत बड़ा अंतर आया। ये अंतर कैसे आया? क्योंकि जो पुरुष जाति थी, जिनकी बहनें पिट रही थी, जिनकी बेटी पिट रही थी, जिनकी भतीजी पिट रही थी, उन सबके दिमाग में ये चीज आई कि हम लड़की को पढ़ाएंगे। क्योंकि चंद लड़कियां उस टाइम में भी ऐसी हुआ करती थी जो डॉक्टर थी या किसी और अच्छी बैंक में जॉब कर रही थी, वो नहीं पिट रही थी। तो उनके समझ में आ गया कि इस रास्ते से अगर हम चलेंगे तो हमारी लड़कियों का समाज में उत्पीड़न नहीं होगा, कम होगा। अच्छा साहब, ये काम तो रहा पुरुष वर्ग का। उसके लिए तो हम यही कहेंगे कि भैया, अगर एक जगह आप अपनी मर्दानगी दिखा के किसी को प्रताड़ित कर सकते हैं, तो 5 जगह से आपको मार पड़ेगी, और वो मार आपको ही सहन करनी पड़ेगी, और आप सहन भी करेंगे। उसके बचने का जब उसका निवारण नहीं करोगे तो बर्दाश्त करोगे।
तो पुरुषों को, जो मैन सोसाइटी है, उसको ये सोचना चाहिए कि हम भी अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाएं, और आत्मनिर्भरता की शुरुआत जो है वो शिक्षा से होती है। तो अपनी लड़कियों को जैसे लड़कों को अवसर देते हैं, उसी तरीके से लड़कियों को भी अवसर दें। आज की तारीख में भी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं हायर एजुकेशन के, किसी भी फील्ड में चले जाओ, वहां पे 15% 16% लड़कियां जो हैं आपको मिलेंगी। चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ, चाहे मेडिकल में जाओ, चाहे किसी में भी चले जाओ, जो हायर एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 15-16% लड़कियां मिलेंगी। तो इस 16% को अगर हम 50% तक पहुंचा दें, तो आप समझ लेना कि उस दिन से नारी को समान अधिकार समाज में अपने आप मिल जाएंगे, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसी के साथ साथ बाकी के जगहों पे भी विकास होने लगता है। अच्छा, ये काम रहा पुरुष वर्ग के लिए। अब स्त्री वर्ग की क्या जिम्मेवारी है कि अगर हम ये अभियान चला रहे हैं, कोई भी पुरुष समाज इसमें जुट जाता है, इस तरफ ध्यान देता, अभी भी दे रहे हैं, और हम चाहेंगे कि इस बारे में और थोड़ा सा विचार करें। और जहां पे आप रुक जाते हैं, इंटरमीडिएट तक लड़कियों का रिजल्ट जो है लड़कों से बहुत अच्छा होता है, और इंटरमीडिएट के बाद में जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो वहां लड़कियां 15% रह जाती हैं। क्यों रह जाती हैं भैया? इसलिए रह जाती हैं क्योंकि हमारे दिमाग में ये है कि हम लड़कों को पढ़ा लें, बेटी की तो शादी करनी है, पढ़ाई कर जानी है, कमाएगी तो भी हमें कुछ मिलना नहीं है। आपको मिले या न मिले, कम से कम एक मानसिक तसल्ली तो रहेगी कि आज हमारी लड़की अगर बैंक में जॉब कर रही है या किसी भी जगह पे जॉब कर रही है तो उसको कोई प्रताड़ित नहीं करेगा। और मान लीजिए कोई जानवर पल्ले पड़ भी जाएगा तो एक ही बार तो प्रताड़ित करेगा, अब छोड़ के चली जाएगी, आराम से अपना जीवन यापन करेगी, कहीं भी रहेगी। तो इस दिशा में हम लोगों को सोचना चाहिए कि हायर एजुकेशन के टाइम पे हम लड़कियों को भी वो अवसर दें जिससे कि वो समाज में अपना स्थान बना पाए। ये साहब एक आदमियों की, पुरुष की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। अब महिलाओं की बात करते हैं। कोई भी व्यक्ति आपकी पात्रता और आपकी परेशानी देख के आपकी हेल्प करेगा। जिन लड़कियों को माता पिता पढ़ाते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो उनको बराबर से एजुकेशन में आगे बढ़ाते हैं। बढ़ने के बाद में आप एक अच्छी जॉब में पहुंच गए। अच्छी जॉब में पहुंचने के बाद फिर आपने माता पिता के जितने राइट्स थे, खास तौर से शादी के संदर्भ में, तो वहां पे आप स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि आप अच्छा कर रहे बुरा कर रहे। अभी आपकी कंडीशन ये हो जाती है कि हम जैसा चाहेंगे वैसी शादी होगी। एक पिता ने जैसे तैसे करके आपको पढ़ा पाया। अब आपने मान लो बीटेक के थ्रू नौकरी भी पकड़ ली, 60,000 70,000 1 लाख रुपए आपको सैलरी भी मिलने लगी है, तो ठीक है, अपने बराबर की इनकम वाले ग्रुप में आप शादी कर लो। आपको आराम से बिना दहेज आसानी से शादी हो जाएगी। थोड़ा बहुत नॉमिनल खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन अब आप जो सोचोगे कि साहब हम इतना हाई फाई लोगों के बीच में बैठे उठे हैं, उनके पिताजी के पास मर्सिडीज है और उनके लड़के के पास ये है, और हमें भी ऐसा ही परिवार मिलना चाहिए। तो बाबू, आपके पिता जब परेशान होंगे तो वो उनकी परेशानी 10 पिताओं को और दिखेगी। और आज समाज में एक चर्चा चलने लगी है कि जिन लड़कियों को अच्छी एजुकेशन दे दी जाती है, जो लाइफ में कुछ करने लगती हैं, उनकी शादी में बहुत प्रॉब्लम आती है। ये एंटी इफेक्ट शुरू हो चुका है। तो हमारा अपनी बहनों से, बेटियों से ये निवेदन है कि आप वो आचरण, आप अपना नुकसान नहीं कर रहे, केवल आप अपना नुकसान नहीं कर रहे, आप पूरे नारी समाज का नुकसान कर रहे हैं। फिर लोग उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे कि नहीं भैया बीए कराओ, शादी करो यार, बाद में फिर बहुत झंझट होता है यार। और ये एक थॉट प्रोसेस समाज में स्टार्ट है। चूंकि हम उससे गुजर रहे हैं तो हम लोगों की कहानियां सुनते हैं कि बिटिया हमारी फलानी जगह काम करती है, वो उसके मतलब का लड़का मिल नहीं रहा। उसके मतलब का लड़का जो होता है वो केवल लड़का नहीं देख रहे, और भी 50 चीजें देख रहे हैं। और जो लड़की इंटर पास हुआ करती थी, उसके लिए बाप जाता था, अपनी सामर्थ्य के अनुसार लड़का पसंद करता था, शादी तय कर देता था, लड़की पसंद हो जाती थी, शादी हो जाती थी। अभी वो मैटर खत्म हो गया। अभी सबसे पहले लड़की पसंद करेगी।
तो ये जो आप लोगों ने एक प्रक्रिया अपने दिमाग में बना रखी है कि अब हम सामर्थ्यवान हो गए हैं, अब सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, आप कर लो, हो जाए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो पिता आपके साथ में परेशान हो रहे हैं, जिस पिता ने अपने जीवन की पूंजी और समाज की एक धारा से हटके एक संकल्प लिया कि हम अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे लिखाएंगे और जीवन में अपने बेटे के समान अधिकार देंगे, आज वो परेशान हो रहा है। अगर वो परेशान हो रहा है तो उसको देख करके 20 पिता ये संकल्प लेंगे कि नहीं भैया, ये काम मत करना यार, 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया पहले पढ़ाई में लगाओगे और उसके बाद में लड़की जो कहेगी हम ऐसे लड़के से शादी नहीं करेंगे। तो आपने जैसे ही स्वतंत्रता मिली तो आपने दूसरे आदमी की स्वतंत्रता का या अधिकारों का हनन करना शुरू कर दिया। ये विचार क्रांति है। इसमें आपका चरित्र, आपका व्यवहार कि आप पढ़ लिख के कामयाब हुए, उसके बाद में आपने अपने परिवार के लिए क्या किया, अपने माता पिता के लिए क्या किया, अपने समाज के लिए क्या किया है। अगर आप वो एक चरित्र अपना प्रस्तुत करेंगे समाज के सामने, लोग कहेंगे देखो साहब उनकी बिटिया पढ़ गई और साहब ये साहब उसने अच्छा काम किया और ये किया और ये, मतलब आपकी एक चर्चा होनी चाहिए। आप बहुत कम लोग हैं तो अपनी संख्या को कैसे बढ़ाओगे? दूसरे का हित मत सोचो, अपने नारी समाज का हित सोचो। एक काम तो यह है कि आपका चरित्र आचरण व्यवहार जो है, पढ़ने का मतलब आपको इंजीनियरिंग करा दी, अब आप जो है शॉर्ट पहन के घूमेंगे, उसी में आपका विकास है, ऐसा नहीं है। आपका समाज आपको अलाउ कर रहा है, करो। लेकिन अगर आपके माता पिता को अच्छा नहीं लग रहा, या आप जिस सोसाइटी में रहते हो, आपका पिता मान लीजिए सामान्य वर्ग से था, आपको उसने बहुत हायर एजुकेशन दिला दी, अब आपने जो है अलग टाइप का कल्चर अडॉप्ट कर लिया, तो आपकी जो सोसाइटी है वो तो आपके पिता से है, आपके पिता है, चाचा है, ताऊ है, मौसा है, वो सब देख रहे हैं कि साहब फलाने ने अपनी बेटी को पढ़ाया था, आज वो इस तरीके का चरित्र आचरण व्यवहार कर रही है। तो अपने समाज के अनुसार जहां पे उसको स्वीकार किया जा रहा है उस तरीके से आप अपना आगे बढ़े। लोगों को ये रिग्रेट फील न कराएं कि हमारे पढ़ाने से ये हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज, आप सामर्थ्यवान बन गए, चलिए साहब आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, अपनी ससुराल के लिए बहुत फ्रूटफुल है, लेकिन एक जगह आप अभी और काम आपको करने की जरूरत है। जो लोग सामर्थ्यवान हैं वो किसी भी एक लड़की को पढ़ाने का प्रयास करें। लड़कियों से कह रहा हूं, पुरुषों से नहीं कह रहा, मैं लड़कियों से निवेदन कर रहा हूं कि अगर आप इस सामर्थ्य में हैं, हम इतना कमाते हैं कि एक बच्चे को हम पढ़ा सकते हैं। अभी पढ़ाने का मतलब डीपीएस में या जेनेसिस में पढ़ाने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। आप केवल एक गरीब परिवार जहां पर शिक्षा के लिए जगह ही नहीं है, वहां तो लड़की 11 साल की हुई तो उसको भी घरों में काम करने पर लगा दिया जाएगा। ऐसे परिवार जो आपके सराउंडिंग में कहीं ना कहीं मिलते, सबको दुनिया तो मिली जुली है, आपके घर में भी काम करने वाले आते हैं, आसपास में भी काम करने वाले आते हैं, तो जहां पर भी आपको ऐसा मौका मिलता है तो सबसे पहले तो जब विचार क्रांति है तो उनके माता पिता को आप कन्विंस करें, वो आपको देख करके प्रेरित हों, उनको बताएं, समझाएं कि बिटिया को पढ़ाने से ये स्थिति बन सकती है। तो पहला काम प्राइमरी स्कूल में उनका एडमिशन हो जाए। प्राइमरी स्कूल में कपड़े फ्री है, खाना मिलता है, किताबें मिलती हैं, फीस 0 है, कुछ भी नहीं लगता। लेकिन उस टाइम में आपको उन्हें एक लड़की केवल पकड़नी है, उसको आपको गाइड करते रहना है। अगर उसको किसी जगह पे पढ़ने में दिक्कत आती है, गणित समझ में नहीं आता, इंग्लिश समझ में नहीं आती या कुछ भी समझ में नहीं आता और आपके पास में समय है तो आप उसको खुद गाइड करें। अदरवाइज 200, 400, 500 रुपए की व्यवस्था कर दे, जिससे कि वो किसी टीचर से प्राइवेट रूप में भी अपना जो उसके साथ कमी आ रही है उसको पूरा कर सके। 6th क्लास में आएगी, वहां पे फीस थोड़ी बहुत देनी पड़ेगी। सरकारी स्कूलों में फीस वहां पे भी बहुत ज्यादा नहीं है, ड्रेस बनवानी पड़ेगी। तो ये अगर व्यवस्था आप कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में अगर आपने एक लड़की ने एक लड़की भी पढ़ा दी तो जो परसेंटेज आज 15-20% का है, 16% का है, वो बढ़ के 30-32% तो हो ही जाना है, ज्यादा से ज्यादा 10 साल के अंदर। इस तरीके से अगर महिला और पुरुष दोनों ही वर्ग इस समस्या पे काम करें तो बहुत जल्दी समाज में
एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। और महिला सशक्तिकरण का जो मतलब है वो आर्थिक आत्मनिर्भरता है। अगर महिला आत्मनिर्भर हो जाती है आर्थिक रूप से तो आप समझ लीजिए वो सशक्त है, फिर उसको कोई दबाने मारने वाला नहीं मिलेगा। इन्हीं विचारों के साथ में इस वीडियो को हम समाप्त करना चाहते हैं। आप लोगों से निवेदन, जो वीडियो बनानी बंद कर दी हैं, इस सब के लिए आप लोग जो रिस्पॉन्सिबल है। ना तो आपको देखने की फुर्सत है, ना आप शेयर कर पा रहे हो, ना आप सब्सक्राइब कर पा रहे हो, तो हमको डिमोटिवेशन मिल जाता है। हम यार किसके लिए बना रहे हैं, लोगों को जरूरत नहीं है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। अगर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम इसमें और टाइम अपना देना स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।